नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 16 जुलाई 2026, तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है द्वितीया तिथि, सुबह 8:52 तक, उसके बाद तृतीया तिथि है। चूँकि आज सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मिडनाइट के बाद, तो अगले सूर्योदय से पहले करेंगे, तो आपको सब जगह पंचांग में दिखाई पड़ता होगा कि 17 तारीख को सूर्यदेव का कर्क राशि में गोचर है। एक्चुअली में अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से उसका हमको प्रेडिक्शन निकालना है, समझना है, तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का दिन का मान होता है। तो चूंकि रात में करीब 12 सवा 12 बजे सूर्यदेव का कर्क राशि में गोचर होगा, तो आज का ही दिन माना जाएगा। और इस पूरे महीने जो वार स्वामी गुरु हैं, गुरु इस महीने सूर्यदेव की कर्क राशि में गोचर को कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से हमको समझना चाहिए। ये एक मूल बात है जो कि कॉन्सेप्चुअली हम लोग को क्लियर होना चाहिए। सूर्यदेव का कर्क राशि में गोचर हो रहा है, ये एक बड़ी घटना है। कर्क राशि में गोचर जैसे ही होगा वैसे ही वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 की 6 ऋतुएं होती हैं। हेमंत ऋतु, जिसको अंग्रेजी में विंटर कहते हैं, प्री विंटर इज हेमंत, फिर विंटर इज शिशिर, बसंत ऋतु स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु समर, वर्षा ऋतु रेनी और शरद ऋतु ऑटम। 2-2 महीने की ऋतुएं होती हैं और 12 महीने में होती हैं। सूर्यदेव का 12 राशियों में गोचर है, हर 2 राशि में एक ऋतु होती है। जब सूर्यदेव जैसे अब कर्क में जा रहे हैं, तो कर्क और सिंह में जब गोचर है सूर्यदेव का, तो ये वर्षा ऋतु कही जाएगी। कर्क के बाद जब कन्या और तुला में जाएंगे तो शरद ऋतु कही जाएगी, जिसको ऑटम बोलते हैं। हल्की हल्की ठंड पड़ती है जब शरद पूर्णिमा होती है, जिसमें जो बहुत फेमस है। उसके बाद हेमंत ऋतु आएगी, जब वृश्चिक में जाएंगे और धनु में जाएंगे सूर्य, तो हेमंत ऋतु आएगी, ठंड की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद शिशिर आएगी, जब सूर्यदेव मकर में जाएंगे और कुंभ में जाएंगे, जिसको कि शिशिर ऋतु प्योर ठंड मानी जाती है, जिसमें ठंड होती है। ठंड तो वैसे हेमंत में भी काफ़ी पड़ती है, जिसको विंटर बोलते हैं हम लोग, प्री विंटर। फिर जब सूर्यदेव मीन और मेष में जाएंगे तो बसंत ऋतु आती है, और जब वृषभ और मिथुन में होंगे तो ग्रीष्म ऋतु आती है, कड़ाके की गर्मी पड़ती है। हमको ऋतुओं के स्वामी प्लैनेट्स भी मालूम होने चाहिए। जैसे अभी कर्क में जब जा रहे हैं सूर्य, इसको ध्यान से आप लिख भी लीजिएगा, सूर्य कर्क में और सूर्य सिंह में ऋतु के स्वामी हैं चंद्रमा। तो अगर इस समय कोई पैदा हुआ होगा तो उसकी ऋतु मतलब क्या, हवाएं चलती हैं, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसका नेम फेम है, वो चंद्रमा से गवर्न होता है बहुत स्ट्रांगली। अगर चंद्रमा कुंडली में बहुत अच्छी डिग्निटी में है, जो भी करता है उसकी कीर्ति पताका, यश खूब फैलता है। खराब डिग्निटी में है तो यश फैलेगा मगर अच्छा यश नहीं होगा, अपयश हो जाएगा। और अगर बहुत ही लो डिग्निटी में है तो काम करेगा, कोई यश ही नहीं मिलेगा। जब सूर्य कन्या में जाएं, कन्या और तुला के होंगे, तो वो शरद ऋतु होती है, जिसका कंट्रोल बुध द्वारा होता है। तो अगर बुध अच्छे हैं तो वैसे ही फेमस होगा। जब वृश्चिक और धनु में होंगे तो गुरु द्वारा कंट्रोल होता है, ऋतु के स्वामी। जब मकर और कुंभ में होंगे तो शनिदेव द्वारा होता है। मीन और मेष में होंगे जब, तो ये बसंत ऋतु होती है, शुक्र द्वारा गवर्न होता है। जब वृषभ और मिथुन में होंगे, तो जो कि अभी वर्तमान में चल रहा था, तो ये ग्रीष्म ऋतु है, मंगल और सूर्य द्वारा गवर्न होता है। ये आप लिस्ट बना लीजिए और अपनी कुंडली में भी देख लीजिए, आप सूर्यदेव किस राशि में थे तब आप पैदा हुए। जिस राशि में थे जब आप पैदा हुए, उस समय उस महीने के अनुसार उस ग्रह को देख लीजिए जो ऋतु स्वामी है, जो मैंने अभी आपको बताया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। जब सूर्यदेव अभी कर्क में गए तो कर्क और सिंह में हैं तो ऋतु स्वामी है चंद्रमा। कन्या और तुला में गए तो ऋतु स्वामी है बुध। जब वृश्चिक और धनु में गए तो ऋतु स्वामी हैं गुरुदेव। और जब मकर और कुंभ में गए सूर्यदेव तो ऋतु स्वामी हैं शनिदेव। मीन और मेष में शुक्र, वृषभ और मिथुन में सूर्य और मंगल। 6 ऋतुएं हैं, 12 महीनों में होती हैं। सूर्यदेव ही का गोचर उनको कंट्रोल करता है। देखिए सूर्य हमारी कुंडली में कितने इंपॉर्टेंट है कि सूर्यदेव के गोचर से ऋतु बदलती है। अब आज के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गए तो अगले 2 महीने हमारी पॉपुलैरिटी, हमारे नेम फेम, हमारी वार्तालाप, हमारे कीर्ति पताका इत्यादि चंद्रमा से गवर्न होगी। और सूर्यदेव का ये गोचर जिस वार को होता है, वारात आयुष्यवर्धनम, वार हमारे डिजायर्स हैं, तो ये सूर्यदेव के कर्क और सिंह राशि का जो डिजायर है, जो उनका इंटेंट है, जो हमारे
इच्छाएं हैं सूर्यदेव की, सूर्यदेव क्या करना चाह रहे हैं वो गुरुदेव द्वारा कंट्रोल होगा। गुरुदेव गोचर में उच्च के हैं कर्क राशि में, इसका मतलब सूर्यदेव हाई लेवल ऑफ मोरालिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको गवर्न कर रहे हैं। और चंद्रमा का गोचर जो हर 2.5 दिन बदलता है, इसीलिए इन समयों में किए हुए कार्य बहुत ही सावधानी से रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में गोचर बदलते हैं और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो अपने मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लीजिए। तिथि से श्री मापनोती, तिथि है द्वितीया तिथि। अब द्वितीया तिथि के स्वामी ब्रह्मा जी होते हैं। भद्रा तिथि है, बुद्ध के अनुसार फल देती है, और शुक्र जहाँ पे कुंडली में होते हैं उसके अनुसार इसका रिजल्ट मिलता है। और शुक्र की राशियाँ तुला और वृषभ। तो द्वितीय तिथि में जन्मे लोग, चूंकि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, तो बहुत संपन्न होते हैं और उनको सारी संपदाएं, वैभव इत्यादि बहुत प्राप्त होती है, बहुत प्रॉस्परस होते हैं, बहुत वर्सेटाइल होते हैं और हर फन के माहिर होते हैं। उनको अपने कार्य को करने की क्षमता औरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि क्रिएट की थी। परंतु ब्रह्मा जी के साथ कुछ कहानियाँ जुड़ी हैं उनकी इच्छाओं को लेकर भी। तो द्वितीय तिथि में जन्मे लोगों को अपने अनैतिक इच्छाओं के प्रति अत्यधिक नियंत्रण करना होगा, वरना उनको अपयश की प्राप्ति होती है। आज के दिन भी आप सिमिलरली अनैतिक इच्छाओं पर कंट्रोल करिए और क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। क्रिएट समथिंग विच कैन बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि पराक्रम की तिथि है। चूंकि ये जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है। मंगल अभी वृषभ राशि में ही है, पृथ्वी तत्व राशि में है। उत्तेजना, आग की समस्याएं, आगजनी इत्यादि, आग लगना, फायर हैजार्ड्स इत्यादि बढ़े हुए हैं। बुद्ध कुंडली में जहाँ हो उसके अनुसार ये फल देती है। तो मंगल और बुद्ध के साथ क्या है, दोनों, बुद्ध पृथ्वी तत्व है और मंगल पृथ्वी पुत्र हैं। पृथ्वी क्या है, प्रैक्टिकलिटी है। परिश्रम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी यही है वास्तविकता कि हमको परिश्रम करते रहना चाहिए। जो सतत प्रयत्नशील है वही अपराजेय है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुदेव बहुत अच्छी डिग्निटी में हैं, कर्क राशि में हैं, उच्च के हैं। आरूढ़ के अनुसार चूंकि गुरुदेव कर्क में हैं, तो इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु, कर्क से 6वें है, तो धनु से 6वें वृषभ है। वृषभ में मंगल है। तो गुरुदेव को वृषभ राशि में एक्टिविटी करने जैसा समझिए। मतलब हमारी वेल्थ को लेके, परिवार को लेके, स्पीच को लेके। देखिए, वृषभ राशि बोलने की राशि है। वृषभ राशि काल पुरुष की 2nd हाउस है, तो ये बोलने की राशि है। तो अगर बोलने की राशि वृषभ है तो सुनने की राशि क्या होगी, वृश्चिक, वृषभ के सामने। तो वृषभ राशि में कोई प्लैनेट हो तो आपको बोलना चाहिए, और वृश्चिक राशि में ज़्यादा प्लैनेट हो तो आपको सुनना चाहिए। तो इस समय गुरुदेव वृषभ में आरूढ़ है, मंगल भी है वहाँ पे। तो आपको अपनी बात को प्रॉपर तरीके से मोरालिटी के अनुसार कन्वे करना चाहिए, ये गोचर बता रहा है। जब गुरुवार का दिन होता है तो हमने अपने उस चक्र के अनुसार समझा, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग देता है। तो गुरुवार को तो गुरुदेव हैं ही पुष्य में, तो आज, और रेवती में शनिदेव हैं, पुनर्वसु में बुध है। तो गुरु, बुध और शुक्र द्वारा आज आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का फुल फल मिल रहा है। कोई प्लैनेट रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा में हो तो वो खराब योग बनाता है। इन तीनों में कोई प्लैनेट आज नहीं है। तो रोहिणी में मंगल है, तो मंगल का आज अच्छा फल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब रोहिणी, आरोहण, ग्रोथ, क्रोध अगर आपको आएगा तो वो बढ़ता चला जाएगा और दावानल का रूप लेगा, विनाश का रूप ले लेगा। अब देखिए, बुध, गुरु और शनि, ये 3 प्लैनेट सर्वार्थ सिद्धि दे रहे हैं। तो आप गुरु के अनुसार रहिए, शनिदेव के अनुसार हार्डवर्क करते रहिए, बुध के अनुसार कम्युनिकेशन करते रहिए, मंगल के अनुसार उत्तेजना मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा, अर्थात एक्सीडेंट हो जाएगा। रोहिणी में है और आपको दीर्घकालिक नुकसान हो जाएगा। दैट इज हाउ पंचांग शुड बी फॉलोड। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है अश्लेषा। जब अश्लेषा नक्षत्र होता है में चंद्रमा होते हैं तो सर्वतोभद्र के अनुसार अश्लेषा चूंकि पूर्व दिशा का आखिरी नक्षत्र है, तो बाकी दिशाओं के पहले नक्षत्र जागृत हो जाते हैं। मघा, अनुराधा, धनिष्ठा। तो कोई प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में मघा में है, धनिष्ठा में है, अनुराधा में है, तो देखिए मघा में तो केतु है, धनिष्ठा में राहु है। तो इसका मतलब आज राहु केतु का एक्सिस फुल्ली पोटेंट है, और राहु केतु का एक्सिस जब पोटेंट हो तो सावधान हो जाना चाहिए। फोकस, राहु केतु इज फोकस, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। राहु केतु रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को। मैंने आपको बहुत पहले एक फॉर्मूला बताया था कि राहु से केतु के बीच में जितने प्लैनेट्स हैं वो हमारे अनफिनिश्ड कर्मा हैं, और केतु से राहु के बीच में जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे फिनिश्ड कर्मा हैं, उनकी हमें मास्टरी होती है।
उसमें कोई पूजा पाठ उपाय बहुत काम नहीं करता है, उसमें कर्म करना चाहिए। और राहु से केतु के बीच में जो प्लैनेट्स हैं वो अनफिनिश करना है, वहाँ पे हमको अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। ये आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। नक्षत्रात हरते पापम, अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा बड़ा ही मिस इंटरप्रेटेड नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र चूंकि सर्प का है, सांप बिल में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, सांप की आंखें नॉर्मल ब्लैक नहीं होती हैं, तो अश्लेषा अगर आपका लग्न प्रभावी हो, चंद्रमा हो, तो ऐसे लोगों की आंखें नेचुरल ब्लैक नहीं होती हैं, भूरी होंगी या कम ब्लैक हों, नॉर्मल ब्लैक से हट के होती हैं। अश्लेषा सांप है। सांप क्या है? खजाने का रखवाला है। खजाने में क्या है? सीक्रेट है। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग या जिस दिन चंद्रमा अश्लेषा में हो, सीक्रेट्स के प्रति सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हैं तो आपका सीक्रेट बाहर आ जाएगा। चंद्रमा स्ट्रांग है तो दूसरों का सीक्रेट आपको मालूम चल जाएगा। आपकी कुंडली में भी अगर 4th हाउस लॉर्ड चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल अश्लेषा में है तो इसका मतलब आपकी माँ के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं लोगों के। 9th हाउस लॉर्ड है तो पिता के पास बहुत सीक्रेट्स हैं। 3rd हाउस लॉर्ड है तो भाइयों के पास बहुत सीक्रेट्स हैं। आपके लग्न या चंद्रमा अश्लेषा में है तो आपके पास लोगों के बहुत सीक्रेट्स रहते हैं। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। सांप की एक विशेष क्वालिटी और होती है, सांप को अगर आप जब तक छेड़ेंगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं करेगा। तो अश्लेषा वालों को भी जब तक आप परेशान नहीं करेंगे वो आपको कुछ नहीं करेंगे। बदला लेने की भावना अश्लेषा में बहुत ज़्यादा हो जाती है। सांप को अगर आप छेड़ेंगे तो बदला लेगा। तो कहते हैं ना सर्पेंट्स मेमोरी, सांप की आंखों में कैमरा लगा है, वो फोटो खिंच जाती है। हम लोग पिक्चरों में देखते थे पहले, वैसे ही अश्लेषा में भी याद रखिएगा, आज के दिन यदि आप किसी को नहीं छेड़ेंगे तो आपको भी कोई नहीं छेड़ेगा, मगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो आपको प्रतिशोध में नुकसान हो जाएगा किसी के। ये समझने की आवश्यकता है। सांप बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्धि योग। सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र में होता है। विशाखा मतलब वाया वाया। आकाशीय कृपा प्राप्त करनी है तो अपनी बात को किसी और के माध्यम के थ्रू कहलवाने की कोशिश कीजिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है कौलव कर्ण, कौलव करके स्वामी मंगल, फिर तैतिल, तैतिल के स्वामी बुध। देखिए चंद्रमा आज कर्क राशि में है, कर्क राशि में गुरु भी हैं। गुरु और चंद्र गजकेसरी बना रहे हैं। और देखिए आरूढ़ राशि का फायदा क्या है, चंद्रमा कर्क में है तो ये कहाँ पे आरूढ़ माने जाएंगे राशि में? कर्क राशि से चंद्रमा से की मूल त्रिकोण राशि वृषभ एकादश है, तो वहाँ से एकादश है मीन। तो चंद्रमा मीन में बैठ के काम कर रहे हैं और गुरुदेव कहाँ बैठे काम कर रहे हैं? वृषभ में बैठ के काम कर रहे हैं आरूढ़ के अनुसार। तो वहाँ पे देखिए दोनों हैं साथ में, रिजल्ट आपको कर्क में मिल रहा है, मगर चंद्रमा मीन के अनुसार काम कर रहे हैं, मतलब नो सपोर्ट, सपोर्ट अदर्स। गुरुदेव वृषभ में है मतलब कम्युनिकेट करो अपनी बात, तब वेल्थ मिलेगी, तब संपदा मिलेगी, बिना कहे नहीं मिलेगी। ये आपको छोटे में बड़ी बात बताई मैंने। बोलने की राशि है वृषभ और सुनने की राशि है वृश्चिक। जिनके वृश्चिक में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हों दे आर वेरी गुड लिसनर्स। अगर वृश्चिक में कोई प्लैनेट नहीं है या खराब प्लैनेट है, ऐसे लोग कोई सुन नहीं पाते बात को, और वृषभ में कोई खराब प्लैनेट है तो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। इस तरीके से आपको समझना चाहिए। सूर्यदेव का मकर संक्रांति हुई है, मकर राशि में सूर्यदेव का गोचर आपको बहुत शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चंद्रमा चूँकि कर्क में है तो आप लत्ता, वेद इत्यादि जोड़ लेंगे। घात क्या आपको जोड़ना है? कर्क राशि में गोचर कैसा रहेगा? मूर्ति निर्णय कर लीजिए। कैसे करेंगे मूर्ति निर्णय? चंद्रमा देखिए, जन्मस्थ चंद्रमा से जो भी गोचर देखना हो, जिस गोचर का मूर्ति निर्णय, उस गोचर के दिन चंद्रमा जिस राशि में हो, वो राशि आपके जन्म के चंद्रमा की राशि से किस स्थान पे है उसके अनुसार। जन्म के चंद्रमा की राशि है मान लीजिए ए और आज के दिन की राशि है बी, तो ए से बी के बीच का जो रिश्ता है वो आपको बताएगा। अगर जन्मस्थ चंद्रमा से कर्क राशि आपकी जैसे मान लीजिए मेष लग्न है तो मेष राशि वालों के लिए चौथे भाव में चंद्रमा है। 1, 6, 11 में स्वर्णपाद, 2, 5, 9 में रजतपाद, 3, 7, 10 में ताम्रपाद, 4, 8, 12 में लौहपाद। तो अगर मेष राशि है तो आपका लौहपाद, वृषभ राशि है तो ताम्रपाद, मिथुन राशि है तो रजतपाद, कर्क राशि है तो स्वर्णपाद, सिंह राशि है तो लौहपाद, कन्या राशि है तो स्वर्णपाद, तुला राशि है तो ताम्रपाद, वृश्चिक राशि है तो नवम भाव रजतपाद, धनु राशि है तो लौहपाद, मकर राशि है तो ताम्रपाद, मिथुन राशि है तो स्वर्णपाद, मीन राशि है तो रजतपाद। इस तरीके से आपको मूर्ति निर्णय करके गोचर को समझ लेना चाहिए। आपका दिन शुभ हो, मकर राशि में गोचर आपको शुभ हो, वर्षा ऋतु आपको शुभ हो। पानी का ध्यान रखना है क्योंकि गुरु कर्क में है,
जल तत्व में हैं, शनिदेव मीन राशि में हैं, दोनों की कॉमन दृष्टि अबोर्ड ऑफ गॉड मीन राशि पे है। मीन राशि समुंदर की राशि है, नो सपोर्ट की राशि है। ये बारिश आपको बिना किसी सपोर्ट के न कर दे, इसके लिए उचित जो भी कार्रवाई है, जो भी प्रिकॉशंस हैं, वो आपको लेने चाहिए और हमारी सरकारों को भी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले थर्सडे का दिन है, आप जीरा खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।